हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमें बहुत पसंद कर रहे हैं। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आइए तो हम देखते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये शुरू किया था कि एमपीपीएससी फॉरेस्ट मेंस के लिए हम फॉरेस्ट्री का कोर्स लॉन्च करने वाले थे। तो हमने उसकी उसी श्रृंखला में 3 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में हमारे जो फॉरेस्ट्री मेंस का सिलेबस है उसको डिकोड किया है और किस तरह से उसको पढ़ना चाहिए और परीक्षा योजना क्या रहेगी, इस बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है। तो आज उसी उसी वीडियो की सीरीज का आज अगला पार्ट लॉन्च हो रहा है, जिसमें कि हम फॉरेस्ट्री और उसके उससे संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। वहीं उसका अगला वीडियो होगा सिल्वीकल्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हमने वन और वानिकी, वन उपायोजन, ये सारे सिलेबस को डिकोड किया था। फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी। फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था कि सबसे पहले फॉरेस्ट किस तरह से क्लासिफाई किए जाते हैं। वहीं अगले में हमने चैंपियन और सेठ, जो ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने किस तरह से फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था, इस बारे में देखा था। तो उसके बाद हमने ज्योग्राफिकल बेसिस पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, एज बेसिस पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन, लीगैलिटी बेसिस पे फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन देखा था। वहीं हमने देखा था कि प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से होते हैं, जिसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आते हैं। तो उसके बाद हमने रीजनरेशन बेसिस पे फॉरेस्ट को देखा था, जिसमें हमने कोपाइस फॉरेस्ट के बारे में देखा था कि ये कैसा होता है और कैसे रीजनरेट होता है। वहीं ग्रोइंग स्टॉक के बारे में हमने समझा था कि नॉर्मल और एबनॉर्मल फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। और ओनरशिप बेसिस पे हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, इन सब पे हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई करते हुए देखा था। वहीं हम फंक्शनल बेसिस पे हमने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया था, जिसमें नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में बात हुई थी, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के बारे में देखा गया था। और हमने जो फॉरेस्ट का रियल स्ट्रक्चर जो हमें प्रेजेंटली दिखाई देता है मध्य प्रदेश में, जैसे पहले बीट होता है, फिर उससे बड़ा रेंज ऑफिस होता है, फिर डिवीजन, सब डिवीजन, सर्कल, स्टेट, ये सब के बारे में देखा था। आइए तो आगे देखते हैं टर्मिनोलॉजीज के बारे में। कल तक हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, फॉरेस्ट्री की सिर्फ डेफिनेशन देखी थी। आज हम फॉरेस्ट्री को और क्लासिफाई करते हुए देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आता है। वहीं अगला वीडियो जो होगा वो सिल्वीकल्चर के बारे में होगा और उससे आगे हम एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों, तो हम फॉरेस्ट्री के बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी, माने किस तरह से वन को लगाया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो पहले फॉरेस्ट होता है, फिर उसका डिग्रेडेशन होता है या इम्प्रूवमेंट होता है। यदि डिग्रेडेशन होता है तो डिफॉरेस्टेशन होता है, यानी कि उस फॉरेस्ट से वनों को काटा जा रहा होता है या पेड़ों को काटा जा रहा होता है। उसके बाद उस जो लैंड जो मिलती है हमें, उसको हम दूसरे चीज के लिए यूज कर लेते हैं। वही जो एफॉरेस्टेशन होता है। अब ये जो डिग्रेडेड लैंड है, अब हमें जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन में और आईएनडीसीज में अपना बताया है कि हम फॉरेस्ट और कार्बन सिंक को बढ़ाएंगे अपने देश में, और 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल होंगे। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से फॉरेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो फॉरेस्ट लगाने के लिए उसे एफॉरेस्टेशन कहा जाएगा या एक्सपांशन कहा जाएगा। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि एफॉरेस्टेशन और एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है। और वहीं पे जब वो लैंड जो एरिया है वो फिर से फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा सर्कल चलता रहता है। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता है या हमारे यहाँ सरकारें बदलती हैं, तो कभी फॉरेस्ट को डिग्रेड किया जाता है, फिर फॉरेस्ट को एफॉरेस्ट किया जाता है। तो ये इस तरह से वानिकी का चक्र चलता रहता है। तो आइए देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, यानी कि वानिकी को किस तरह से क्लासिफाई किया जाएगा। आइए दोस्तों, तो फिर हम फॉरेस्ट्री का क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन मैनेजमेंट बेसिस, यानी कि हम किस तरह से उसे मैनेज करने वाले हैं। तो इसके अंदर होगा इंटेंसिव फॉरेस्ट्री और एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। तो आइए देखते हैं इंटेंसिव फॉरेस्ट्री के बारे में। जो इंटेंसिव फॉरेस्ट्री है, इसमें क्या होता है, एक तरह से गहन, जैसे हम कृषि करते हैं वैसे एक गहन वानिकी का शब्द आता है। यानी कि हम प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया में इस तरह से करेंगे ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। तो प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग मैक्सिमम आउटपुट और प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इन टर्म्स ऑफ टिम्बर, दैट इज वॉल्यूम और क्वालिटी एक्सेट्रा,
तो ये होगा इंटेंसिव फॉरेस्ट्री। वहीं इसमें क्या होगा कि जो हमारा लैंड है या हमारे जो रिसोर्सेज है, जो हम इनपुट डालने वाले हैं, वो हम उसको पॉसिबल एक्सटेंड तक, यानी कि जितना ज्यादा हो सके हम उन्हें यूज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा आउटपुट मैक्सिमाइज हो सके। ये होता है इंटेंसिव। तो वही दोस्तों, हम एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री में क्या करेंगे? एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री में ये करेंगे कि जहाँ भी हमारा लैंड होगा, जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर होगा, वहां पर हम पेड़ लगाएंगे। यानी कि वानिकी की प्रैक्टिस हम वहां पे करेंगे जहां पर पहले फॉरेस्ट नहीं था, यानी कि वन नहीं था। आप मेरे पॉइंट्स को नोटिस करिएगा कि मैं वन बोल रही हूँ, फॉरेस्ट एरिया नहीं था। उसके बाहर जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर की लैंड पे हम जाके फॉरेस्ट लगा रहे हैं, यानी कि ट्रीज लगा रहे हैं, तो इसे एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री कहेंगे। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि मैं बताऊंगी आगे चल के कि एफॉरेस्टेशन और एक्सटेंशन में क्या अंतर होता है। तो एफॉरेस्टेशन वो होता है कि फॉरेस्ट लैंड है, वहां पे हमें पेड़ लगाने हैं या वानिकी करनी है, तो ये होता है एफॉरेस्टेशन। और वहीं एक्सटेंशन कहाँ होगा? जो फॉरेस्ट एरिया है उसके बाहर जाके जब हम ट्री लगाते हैं या वानिकी की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसे हम कहेंगे एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री। आइए तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरियाज डिवॉइड ऑफ ट्री ग्रोथ, यानी कि जहाँ पे ट्री ग्रोथ नहीं हो रही है, एंड अदर वेजिटेशन सिचुएटेड इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरियाज, यानी कि कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया के बाहर जाकर हमने फॉरेस्ट्री की प्रैक्टिस की है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? इंक्रीजिंग द एरिया अंडर टी ग्रोथ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जो आईएनडीसीज हैं उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन करना है। और जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें हमें फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, तो ये जो ट्री कवर है, हम फॉरेस्ट को तो बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि जितना लैंड है वो मिनिमम है, या मतलब जो है फिक्स हो चुका है, लेकिन हम ट्री कवर को तो बढ़ा सकते हैं। तो ट्री कवर को बढ़ाने के लिए हम ऐसी जगहों को ढूंढते हैं जहाँ पे ट्री है नहीं है, और वो हमारे सैटेलाइट में कैप्चर होके हमारे आईएनडीसी को पूरा करवाए। तो इसके लिए हम एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री का यूज करते हैं। इसमें हम मिक्स्ड फॉरेस्ट्री देखेंगे। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री क्या होगा कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर रेजिंग फॉडर ग्रास, यानी कि चारागाह को बढ़ाना, with scattered fodder trees, fruit trees, fuel wood trees on suitable wasteland, पंचायत लैंड, विलेज कॉमन्स, यानी कि जो वेस्ट लैंड है, पंचायत लैंड है और विलेज की जो कॉमन लैंड है, उसमें हम फॉडर के लिए यानी चारागाहों के लिए, फ्रूट्स के लिए, या फ्यूल वुड यानी कि जलाऊ लकड़ी के लिए हम ट्री को लगाएंगे, ताकि जो ये जो लोग हैं ये फॉरेस्ट में जाकर ट्री को ना काटें। इस तरह से हम एक्सटेंसिव फॉरेस्ट्री को पढ़ते हैं। वहीं आगे देखते हैं कि शेल्टर बेल्ट्स, जैसे कि हमने देखा कि हमें ट्री तो लगाने हैं कहीं ना कहीं, तो हम क्यों ना अपने फार्म, जैसे कि हमारी क्रॉप्स है, जब तेज हवा आएगी, डोमिनेंट विंड आएंगी, तो ये क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए हम ऐसे ट्री लगा लेंगे ताकि हमारे वानिकी भी हो जाए और हमारी क्रॉप्स भी बच जाए, तो इससे हमें डबल फायदा हो जाएगा। और वहीं अगर ये जो ट्री है, यदि ये टेकार्डिया लेका यानी कि लाख के कीड़े को रख सकते हैं या रेशम के कीड़े को रख सकते हैं या फिर ये फ्रूट्स दे सकते हैं, तो ये डबल इनकम हो गया उतने ही लैंड में। तो फार्मर्स को ज्यादा से ज्यादा मतलब प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने जो क्रॉप का एरिया है यानी कि फार्म लैंड है वहां पर आप ट्री लगाइए। तो वही लैंड लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन क्या होता है? यानी कि हमें जो ये क्रॉप है, ये क्रॉप की स्ट्रिप बनाओ, फिर फिर वानिकी यानी कि फॉरेस्ट के ट्रीज की स्ट्रिप बनाओ, फिर क्रॉप की स्ट्रिप बनाओ, फिर ट्रीज की स्ट्रिप बनाओ। इससे क्या होगा? बेटर सॉइल मैनेजमेंट होगा, वाटर मैनेजमेंट होगा, और आपकी जो क्रॉप्स हैं वो एक बेहतर वे में उग पाएंगी और आपको प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकेगा। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेस्ट्री, यानी कि अब फॉरेस्ट्री के हम बेसिकली किस लिए करते हैं, हमारा पर्पस क्या है फॉरेस्ट्री को करने का। तो प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन हमें आप जैसे कि जानते हैं कि फॉरेस्ट्री यानी कि पेड़ लगाने से हमें कितने तरह के प्रोटेक्शन मिल सकते हैं। तो जैसे कि हमारा जलवायु सही हो सकती है, क्लाइमेट कंडीशंस बेटर हो सकती है, वाटर मैनेजमेंट हो सकता है, सॉइल मैनेजमेंट हो सकता है, ग्रीनरी बढ़ सकती है,
तो इसलिए हम प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री को यूज करते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फॉरेस्ट्री विच इज कंसर्न्ड विद द प्रिजर्वेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ ए फॉरेस्ट एंड प्रिवेंशन and control of damage to forest by natural or man-made causes like forest fires, plant pests, adverse climatic conditions, that is global warming। यानी कि हम फॉरेस्ट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे जो अर्थ है वो उसको हम प्रोटेक्ट कर सके, ताकि उसमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हार्श होती चली जा रही है उसको रोका जा सके, जो प्लांट के पेस्ट्स हैं उनसे बचाव किया जा सके। ज्यादा से ज्यादा जब हम ट्रीज लगाएंगे तो जो पेस्ट है उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, तो खराब करने की दर भी कम हो जाएगी, फॉरेस्ट फायर्स बचेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अमेजोन में अभी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगा, वहीं वहीं पे स्पेन, पोर्टुगल, सब पूरे यूरोप यूरोप में फॉरेस्ट फायर बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा हमें ट्रीज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फॉरेस्ट तो डिग्रेड होता चला जा रहा है। तो एक तरह से प्रोटेक्शन फॉरेस्ट्री कहलाएगी। वहीं हम प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री कहेंगे, the practice of forestry which with object of producing maximum quality of timber, fuel wood and other forest produce called production forestry। जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हम प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ की प्रोटेक्शन के लिए फॉरेस्ट्री कर रहे थे, अब यहाँ पे हमें प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे अब हमारे जो मैन का ग्रीड है वो बाहर आ गया कि हमें अपना लालच पूरा करना है, किससे? फॉरेस्ट से। तो हमने फॉरेस्ट्री इसलिए की ताकि हमें टिम्बर मिल सके, फ्यूल वुड मिल सके और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो मिल सके, ताकि हम उनको बेच के ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। तो इसलिए प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री यूज की जाती है, जिसमें द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री कैन बी फर्दर क्लासिफाइड। इसको क्लासिफाई भी किया जा सकता है कमर्शियल फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री में। तो कमर्शियल फॉरेस्ट्री में क्या होगा? कमर्शियल फॉरेस्ट्री एम्स टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर, फ्यूल वुड एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एज अ बिजनेस एंटरप्राइज। यानी कि इसमें क्या होगा, हम कमर्शियल पर्पस के लिए फॉरेस्ट्री करेंगे। वहीं इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री में क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री एम्स एट प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री। इन प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री देयर इज ए ग्रेटर कंसर्न फॉर द प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। यानी कि हम फॉरेस्ट्री सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी जनरेट कर सके। अब इन दोनों में बेसिक अंतर क्या होगा? जो कमर्शियल है, यानी कि आप किसान हो, आपके पास एक लैंड है, आपने इसमें जो मर्जी आया वो लगाया और फिर जो भी ट्रीज हैं उसको उसका टिम्बर लिया, बेच दिया, उसका जो फ्रूट्स आए वो बेच दिए। तो मतलब आपने कोई डिसाइड नहीं किया था कि आप क्या करने, मतलब बेचना तो तय था, लेकिन क्या लगाओगे, कितना लगाओगे, कितना इस्तेमाल करोगे, ये कमर्शियली आप सोचोगे। और लेकिन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे लेज है, लेज कंपनी को बेसिकली पोटैटो यानी कि आलू की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, एक लैंड लेगी, उसमें आलू के प्रोडक्शन को बोलेगी। अब इस लैंड का बेसिक पर्पस सिर्फ ये होगा कि वो यहाँ से आलू को निकाले और इस लेस कंपनी को पहुंचा दे, बस। इससे ज्यादा का जो भी प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम ही होगा, उसे नहीं देखा जाएगा। यानी कि पूरी फॉरेस्ट्री का बेसिस ये था कि इस इंडस्ट्री जो भी है उसको उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। वहीं मिक्स्ड क्वालिटी फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि क्वालिटी बहुत सारे क्वालिटी की वैल्यूज के जो ट्रीज हैं वो सारे उसमें एक साथ उगाए जा रहे हैं। वैल्यूएबल फॉरेस्ट, यानी कि आपने जैसे चंदन के पेड़ लगा लिए तो ये आपके लिए एक वैल्यूएबल फॉरेस्ट हो जाएगा। इनएक्सेसिबल, यानी कि ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो इस तरह से हम फॉरेस्ट को देखते हैं। तो आइए देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। तो सोशल फॉरेस्ट्री इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री विच एम्स एट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। जो भी रूरल, ग्रामीण और अर्बन यानी कि शहरी जो पॉपुलेशन होती है, उनको जब उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट्री की जाती है तो उसे सोशल फॉरेस्ट्री, इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, द ऑब्जेक्ट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इज टू मीट द basic needs of community aiming at bettering the conditions of living। यानी कि जो, जैसे मान लीजिए आप किसी गांव के लोग हैं, उन्हें फॉडर की जरूरत पड़ती है उनके पशुओं के लिए, उन्हें फ्यूल वुड की जरूरत पड़ती है खाना बनाने के लिए। जैसे कि आप ये नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं कि वहां पे जो बैम्बू के प्रोडक्ट्स बनते हैं, फर्नीचर बनता है, बैग्स बनते हैं। वहीं आप बंगाल में चले जाइए तो जूट के प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे कि जब आप कोस्टल एरिया में जाएंगे
तो जो फ्लॉसेस जो कि हम पढ़ेंगे अभी आगे चल के कि फाइबर्स और फ्लॉसेस के बारे में, तो उससे जो ये नेट बनाया जाएगा जिससे वो मछली पकड़ेंगे। तो इस तरह से ऐसी फॉरेस्ट्री का प्रयोग जो कि सोशल मतलब सोसाइटी के बेनिफिट के लिए या उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए किया जाएगा, तो उसे हम सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। ये एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है। इसमें तरह तरह की फॉरेस्ट्री आती है, जिसमें फार्म फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, मल्टीपल फॉरेस्ट्रीज आती हैं। तो आइए हम धीरे धीरे इनको देखेंगे आगे। मीटिंग द फ्यूल वुड, इनको फ्यूल वुड मिल जाएगा, फॉडर मिल जाएगा और स्मॉल टिम्बर की रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी, जिससे वो घर के दरवाजे या छोटा मोटा झोपड़ी के ऊपर की को स्ट्रेंथ देने के लिए यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स अगेंस्ट विंड, जैसे कि आप देखते होंगे खेत, जब भी कोई फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड या खेत रहता है उसके आजू बाजू जो स्प्रे एनिमल्स हैं या अनअवॉइडेड लोग हैं उनको उनसे बचाने के लिए क्रॉप्स को ऐसे लकड़ी की वो फेंसिंग बना दी जाती है। तो वो सारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होंगी? सोशल फॉरेस्ट्री के प्रोडक्ट से। वही मीटिंग रिक्रिएशनल नीड्स, जैसे कि सुंदरता, जब भी हम जाते हैं किसी ऐसे शहर में जहाँ पे ढेर सारे पार्क्स हैं, ढेर सारे जो रोड्स हैं उनके बाजू में बहुत सुंदर सुंदर ट्रीज लगे हुए हैं, तो हमें एक अच्छा लगता है। जैसे चंडीगढ़ एक ब्यूटीफुल सिटी मानी जाती है इस मामले में। तो इस तरह इसको रिक्रिएशनल माने एस्थेटिक सुंदरता बढ़ाने के लिए जब फॉरेस्ट्री की जाती है, तो वो भी एक तरह का सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए हुआ। वहीं मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड इंक्रीजिंग फार्म रिटर्न्स, जब हम प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे और फार्म रिटर्न्स यानी कि सिर्फ खेत खेत नहीं, उसका साइड बिजनेस से भी हमें जब फायदा होने लगेगा, तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आइए देखते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के ज्यादा से कितने क्लासिफिकेशन है। तो इसमें पहला आएगा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री यानी कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ने उस फॉरेस्ट पहले उस वहां पे फॉरेस्ट लगाया और अब वो कम्युनिटी के लिए डिक्लेयर हो गया, लेकिन वो कम्युनिटी उसको इस तरह से यूज करेगी कि उसको कभी डिग्रेड नहीं करेगी, हमेशा उसका सस्टेन यूज करेगी, यानी उसका धारणीय और सतत इस्तेमाल होता रहेगा, ताकि वो फॉरेस्ट भी बना रहे और उस कम्युनिटी की डिमांड से पूरी होती चले। So the practice of forestry on land outside the conventional forest area for the benefit of local population has been called community forestry. Community forestry seeks the involvement of community in the creation and management of such forest. जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब में लालवन कम्युनिटी फॉरेस्ट है, जो कि उस कम्युनिटी ने बनाया और वो उसको मैनेज कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो आइए देखते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब होता है किसी का फार्म है जहाँ पे उसने कुछ लगा रखा है और साथ में पेड़ भी लगा रखे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा? मैक्सिमम होगा और ये सॉइल के बेटरमेंट के लिए भी अच्छा होगा, वाटर का अच्छा यूज हो सकेगा। तो इसको फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं। फार्म फॉरेस्ट्री इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन ऑल इट्स एस्पेक्ट्स ऑन फार्म्स ऑफ विलेज लैंड्स जनरली इंटीग्रेटेड विद अदर फार्म ऑपरेशन, यानी कि विलेज लैंड्स में ही ज्यादातर फार्म देखे जाते हैं, लेकिन उस वो इंटीग्रेट यानी कि एकीकृत होंगे। मेन तो आपकी क्रॉप होगी और साथ में आपने वानिकी के पर्पज से ट्रीज लगा लिए, तो इसे हम फार्म फॉरेस्ट्री कहेंगे। वहीं एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के बारे में मैंने अभी पहले भी बताया था कि एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया, ऐसी जगह पेड़ लगाना जो फॉरेस्ट लैंड के बाहर है। तो एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री विच इंक्लूड्स द एक्टिविटी ऑफ रेजिंग ट्रीज ऑन फार्म लैंड्स, यानी कि ये फॉरेस्ट एरिया नहीं, ये तो फार्म लैंड है, फिर यहाँ पे हमने ट्री लगाया। विलेजेस वेस्टलैंड, जो विलेज होता है उसमें बहुत सारा बीच बीच में, जैसे क्लस्टर्ड विलेज है या अभी क्वेश्चन में आया था हैमिल्टन विलेज है या जो भी है, तो उसमें उस तरह के विलेजेस में बहुत सारा वेस्टलैंड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इन वेस्टलैंड्स में जाके यदि हम फॉरेस्ट्री करें तो उसे एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री के अंदर लाया जाएगा, क्योंकि ये फॉरेस्ट एरिया के बाहर है। वहीं कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया, जैसे कि मैंने अभी पिछला एग्जांपल दिया था लालवन के बारे में, लालवन कम्युनिटी फॉरेस्ट पंजाब के बारे में। वहीं एंड ऑन लैंड्स अलोंग द साइड्स ऑफ रोड्स, रोड्स के साइड में लगाना, कैनाल बैंक्स के आजू बाजू लगा देना, रेलवे लाइंस के आजू बाजू लगा देना, इसे हम एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री कहेंगे। मोर रिसेंटली देयर हैज बीन एम्फेसिस ऑन डायनामिक लैंड यूज प्लानिंग एंड एफर्ट्स आर मेड टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑन फार्म लैंड्स
अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसे कि अभी एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई है 2014, ये हमारे सिलेबस में है, अब इसे हम यूनिट 4 में पढ़ेंगे। तो एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी में इस पर इतना ज्यादा काम हो रहा है कि किस तरह से हम एग्रो यानी कि एग्रीकल्चर में फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दें, हमारे फार्मर्स को इस तरह से समझाया जाए या इस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए कि वो एग्रीकल्चर लैंड में फॉरेस्ट्री का यूज करें, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड है। तो एग्रीकल्चर लैंड को जब हम बेटर यूज कर पाएंगे तभी हम फार्मर्स की इनकम को डबल कर पाएंगे, क्या उनका एक बेहतर यूटिलाइजेशन हो पाएगा। वहीं आइए तो आई गया एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसमें हमने फॉरेस्ट्री कर दी। एग्रो फॉरेस्ट्री हैज बीन डिफाइंड एज अ सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। सस्टेनेबल सतत लैंड मैनेजमेंट है, यहाँ पे लैंड कभी खराब नहीं होगा। आपका जो लैंड है उसकी ना सॉइल खराब होगी ना वो डिग्रेड होगी, बल्कि बना रहेगा, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स रिच हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट बना रहेगा, तो आप उसमें इनपुट्स डाल पाएंगे। तो इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ द लैंड, combines the production of crops and forest plants or animals simultaneously or sequentially on the same unit of land। यानी कि एक लैंड का पीस था, उसमें आपने पशुपालन भी कर लिया, वानिकी भी कर ली और क्रॉप्स तो उगा ही रहे थे आप। And applies management practices that are compatible with cultural practices of the local population। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इंडिया इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है कि कल्चरल प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा जुड़ी रहती है, सबका बहुत भावनात्मक जुड़ाव होता है अपने खेत से, अपने लैंड से। तो ऐसे समय में जब कल्चरल प्रैक्टिस, जैसे कि हमारे यहाँ साज के वृक्ष, साल का वृक्ष जो है, जो कि बुद्ध से संबंधित है, तो ये सब चीजों को बहुत ज्यादा जैसे पीपल हो गया, तो इन सब के लिए काफी ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव रहता है, तो इस और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी उस पे की जाती हैं। तो ये सब को लेके हम फॉरेस्ट्री को बढ़ाते हैं। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया था कि ऐसी फॉरेस्ट्री जो कि एस्थेटिक पर्पसेस यानी सौंदर्यता के लिए, जैसे यहाँ पे आप साइकिल में जा रहे हैं, आपको आजू बाजू सब बैरन लैंड दिखाई दे, पोल्यूशन दिखाई दे, तो आपको मजा नहीं आएगा, आपकी हेल्थ भी डिग्रेड होगी। लेकिन वहीं आपने इस तरह से ट्रीज लगा रखे हैं, तो इस यहाँ पे राइड का मजा भी आएगा, प्लस आपकी हेल्थ को भी सुटेबल करेगा ये, और क्लाइमेट के लिए तो बेहतर है ही है। तो most recently there has been considerable demand for recreational forestry, which is defined as the practice of forestry with the object of developing and maintaining forests of high scenic value। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि अभी स्मार्ट सिटीज का कंसेप्ट चल रहा है, तो स्मार्ट सिटीज में एक कंसेप्ट ये भी है कि कैसे उन सिटीज को सस्टेनेबल बनाया जाए, एस्थेटिक बनाया जाए, सुंदर पार्क बनाया जाए, तभी तो हम फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो रिक्रिएशनल फॉरेस्ट आर बीइंग डेवलप्ड नियर टाउन्स एंड सिटीज। जैसे कि आपने अभी चाइना के कंसेप्ट सुना होगा कि चाइना अर्बन फॉरेस्ट बना रहा है। अब वहां पे इतना पोल्यूशन हो गया है कि जो जो रिच पीपल है वो ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम हो और उनकी हेल्थ का बेटरमेंट हो सके। तो उसके लिए ये जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एरिया है इस समय पे। The areas are being planted with flowering trees, shrubs and creepers to provide forest atmosphere near towns and cities। अब वही है कि जैसे रूडरल स्पीसीज के बारे में यूपीएससी में पढ़ाया जाता है कि ऐसी स्पीसीज है ये जो अर्बन एरियाज में आसानी से ग्रो कर सकेंगी, तो उसमें श्रब्स, क्रीपर्स और ट्रीज आते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज का हम यही समाप्त करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे हमें फायदा तो कुछ नहीं होता, बस मोटिवेशन बहुत ज्यादा मिलता है, ताकि आप हम जब आप हमारे चैनल्स को लाइक करते हैं तो हमें आगे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहता है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करके हमारी गलतियां हमें बताइए, हमें फीडबैक दीजिए कि हमें और क्या सुधार करना चाहिए, आपकी क्या डिमांड है। ओके, थैंक यू।